हाय गाइस, माय नेम इज रोनित वर्मा और स्वागत है आपका गोपी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो चलिए एक स्टार्ट करते हैं अपनी कक्षा 12th। पिछला जो वीडियो था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कक्षा जो 12 है उसके सिलेबस के बारे में जाना था। हमने जाना था कि आपके जो कक्षा 12 है उसके अंदर कितने 16 चैप्टर है। तो 16 चैप्टर 5 यूनिट के अंदर डिवाइड है, ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट आपकी, जो कि क्या है, जनन। और इसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है, जीवों में जनन। तो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है ये क्या है, जीवों में जनन। चलिए अब बात करते हैं आज से कक्षा 11 पे। अपन कक्षा 11 में आप क्या पढ़ के आए हो, आपने पढ़ा कि जो सजीवों का जो मूलभूत गुण होता है इसके अंदर जनन भी आता है। यानी कि जो सजीव होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन भी करेगा और जनन भी करेगा। चलिए ये आपने कक्षा 11 के अंदर ये स्टेटमेंट पढ़ी थी। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं, आप ये तो कक्षा 11 के अंदर पढ़ के आ चुके हो कि जीव क्या होते हैं, किसको अपन जीव कहेंगे, ये तो अपन पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं जनन के बारे में कि जनन है क्या। सबसे पहली बात तो जनन होता है क्या है, यानी कि बात करें कि भैया रिप्रोडक्शन जो है ये है किस बला का नाम, ये है क्या चीज है। पहले तो इसके बारे में बात करते हैं कि जनन होता क्या है, किसको अपन जनन कहेंगे, किसको जनन नहीं कहेंगे, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे जो मेन बात है जनन की, अगर अपन बात करें जनन क्या है, देखिए कोई भी सजीव है भाई, सबसे पहली बात तो जो जनन होगा, जो रिप्रोडक्शन है ये किसके अंदर होगा, ये किसी निर्जीव वस्तु के अंदर तो होगा नहीं। जैसे कि बात करूं मैं मार्कर है, क्या ये मार्कर के अंदर जनन होगा क्या इससे दूसरा मार्कर बनेगा, या कुछ भी अपन ले लें। जैसे कि मैं बात करता हूं, ये मेरे वॉलेट है, तो ये जो वॉलेट है क्या इसके अंदर जनन होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी निर्जीव चीजें हैं। तो जनन किसके अंदर होता है, एक सजीव जो प्राणी होगा या सजीव जो भी प्लांट होगा, कुछ भी होगा जो सजीव है, जिसके अंदर सजीव है मतलब जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, उसके अंदर क्या होगा, जनन होगा। यानी कुल मिलाकर बात करें, एक सजीव जो होता है उसका मूलभूत गुण ही क्या है, जनन है। तो सबसे पहली बात तो अभी जनन होता किसमें है। अब जनन है क्या, तो देखिए कोई भी सजीव क्या होता है, जब अपने समान संतति उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने समान संतति जो उत्पन्न करेगा उससे क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को जनन कहते हैं। यानी कि बात करूं मैं, जैसे कि बात करें अपन किसी भी सजीव को ले लें, तो ये सजीव है, इस सजीव ने अपने समान संतति उत्पन्न करी, यानी कि इसने क्या करा, सजीव कर दिया, उत्पन्न करा। तो ये जो प्रोसेस थी, यानी इस ए के द्वारा जो ये ए बना है, ये क्या है, जनन है, ठीक है। यानी कि कोई भी सजीव है जो अपने समान संतति उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने एग्जांपल ले लिया कि भैया एक हॉर्स है, एक घोड़ा है, ठीक है। इस घोड़े ने क्या किया, एक बेबी घोड़े को जन्म दिया। तो इसने क्या करा भाई, घोड़े को तो जन्म दिया, इसने किसी गधे को तो जन्म नहीं दिया ना, किसी ऊंट को तो जन्म नहीं दिया। तो क्या करा कि जब कोई भी सजीव जो होता है ये अपने समान संतति उत्पन्न करता है तो उसे अपन क्या कहते हैं, जनन कहते हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी सजीव के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने का जो गुण होता है, जो प्रक्रिया होती है, वही रिप्रोडक्शन कहलाती है। तो ये तो क्या होगी, डेफिनेशन होगी भाई जनन क्या है। चलिए अब बात करते हैं, कोई एग्जांपल ले लेते हैं भाई, जैसे कि कोई नीम का पेड़ है, तो जो नीम का पेड़ है जब इसमें जनन होता है, जनन के द्वारा जो बनता है तो ये नीम ही बनता है। ऐसा तो है नहीं कि आम का पेड़ आ जाएगा, हो जाएगा। कभी देखा आपने, आपने नीम के बीज बोए हो और आपको आम का मिला हो, बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है, सजीव का गुण होता है कि ये सिर्फ अपने समान संतति उत्पन्न करता है, ठीक है। तो उसी गुण को क्या कहते हैं, उसी गुण को कहते हैं अपन जनन कहते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया जनन की डेफिनेशन। अब अपन ये भी समझ चुके कि जनन कहाँ होता है और जीवों में जनन क्या है, ठीक है। तो ये तो अपन पढ़ चुके भैया जनन क्या है। अब चलिए बात करते हैं जनन क्यों आवश्यक है, भाई क्यों जरूरी है जनन, क्यों करें जनन, क्या रीजन है जनन का। देखिए तो मैं बात करता हूं, आपको एग्जांपल लेता हूं भाई। मान के चलो कि अभी जो पृथ्वी पर अपनी जो जनसंख्या है ये कितनी है, 7 बिलियन है, ठीक है। 7 बिलियन ये अपनी जनसंख्या है, ओके। तो जो 7 बिलियन जनसंख्या, अब क्या हो रहा है, जनन होगा। तो जनन होने से क्या हो रहा है, ये संख्या और बढ़ेगी, प्राणी और बढ़ते चलेंगे धरती पर। बट क्या करे, अपन ने कर दिया स्टॉप कि भैया अब कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा,
ये 7 बिलियन की बिलियन ही रहेगी। तो धीरे धीरे क्या होगी भाई, इनकी मृत्यु होगी। भाई किसी भी सजीव का गुण क्या होता है, मृत्यु। उसका एक अपरिहार्य यानी कि एक सत्य घटना है मृत्यु होना, यानी कि जो जन्म लेगा वो तो मरेगा ही सही। तो अब क्या हो रहा है, अपन ने कर दिया जनन बंद। अब जनन नहीं हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर कोई भी जनन नहीं करता, कोई सा भी सजीव जनन नहीं करता। तो क्या होगा, धीरे धीरे अब जो सजीव होंगे वो मरते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि पृथ्वी पर सजीवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि जनन हो ही नहीं रहा। तो जनन क्यों आवश्यक है कि भाई कोई भी जो सजीव होता है, ये जो अपनी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए, भाई क्या है, हम मनुष्य जनन इसलिए कर रहे हैं, घोड़ा जनन इसलिए कर रहा है, बकरी जो जनन इसलिए कर रही है, मुर्गी जो जनन इसलिए कर रही है, ताकि जो पृथ्वी है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नेचर है, उसमें उसका अस्तित्व बना रहे। इसलिए जनन आवश्यक है, क्योंकि अगर वो जनन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम मनुष्य, अगर हम सभी मनुष्य अगर ये ठान ले कि जनन होगा ही नहीं, अब जनन करेंगे नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे मनुष्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो जनन आवश्यक है, क्या होता है, संतति की निरंतरता बनाए रखने के लिए इस पूरी प्रकृति के अंदर ये जनन आवश्यक होता है। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ लिया, अपन ने पढ़ लिया कि जनन क्या है, जनन क्यों आवश्यक है। भैया कोई भी जो जीव होता है ये चाहता है कि इस प्रकृति में उसका अस्तित्व बना रहे, तो उसके लिए क्या होता है, जनन आवश्यक है। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया जनन क्यों आवश्यक है। अब बात करते हैं जीवन अवधि क्या होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अपन जीवन अवधि के बारे में। भाई क्या होता है, जीवन जो अवधि होती है, यानी कि कोई भी जो सजीव होता है अपने जीवन काल के अंदर, जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि अपन बात करते हैं भाई जीवन अवधि के बारे में अपन बात कर रहे हैं। ओके, तो ये जीवन अवधि है। जीवन अवधि क्या होती है, यानी कि बात करें तो लाइफ जो स्पैन है, इसे क्या कहते हैं। तो देखिए लाइफ अवधि क्या होती है, जीवन जो अवधि होती है, भाई कोई भी सजीव ले लो। अब यहाँ पर प्लांट भी ले सकते हो और एनिमल भी ले सकते हो। अपन सजीव, अगर देखो आपको क्या बात ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब भी सजीव की बात आए तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एनिमल हो रहा है और प्लांट, दोनों की चीज है। ठीक है, तो कोई भी जो सजीव होता है, इसने अपने पूरे जीवन काल के अंदर कितना जीवन जिया, कितना जीवन जिया, ये पूरी क्या कहलाएगी, उसकी जीवन अवधि कहलाएगी। जैसे कि बात करें तो मनुष्य, अब मनुष्य का जो जीवन काल होता है कितना होता है, लगभग होता है, अप्रोक्सीमेट होता है 70 वर्ष। ठीक है, यानी कि कोई भी व्यक्ति औसतन कितना जीता है, 70 वर्ष जीता है, 70 वर्ष जीता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, उसका जीवन अवधि कहलाएगी। ठीक है, तो किसी भी सजीव के द्वारा जो जीवन जिया गया उसके पूरे जीवन काल में, यही क्या कहलाती है, जीवन अवधि कहलाती है। इसे कहते हैं लाइफ स्पैन। अब क्या होता है, हर सजीव का ऐसा नहीं है कि जितने भी पृथ्वी पर सजीव उपस्थित हैं उन सबका जीवन काल फिक्स है। जो भी सजीव होगा उसका जीवन काल अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे होता है। देखिए जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या ले, जैसे कि एक तोता होता है और ये होता है, अपने ले लिया कौवा। तो इसका जो जीवन काल होता है 140 वर्ष, 140 वर्ष, और इसका होता है 15 वर्ष। तो हर जो जीव होता है उसका जीवन काल अलग अलग होता है। अब क्या होता है, कुछ जीवों का जीवन काल कुछ घंटे का होता है, कुछ मिनट्स का होता है, कुछ हफ्ते का होता है, ये जीवन काल होता है। और कुछ का जो होता है जीवन काल बहुत लॉन्ग टाइम तक होता है। कुछ का जीवन काल 2000 वर्ष होता है, कुछ का लाखों वर्ष तक का जीवन काल होता है। जैसे कि बात करें कछुए का जो औसतन वर्ष की बात करें अपन, ये 200 वर्ष होता है। कुछ कछुए की प्रजाति जिनका क्या होता है 400 वर्ष भी होता है, 400 वर्ष भी होता है। तो क्या होता है, हर सजीव का, पृथ्वी पर जितने भी सजीव प्रेजेंट हैं उन सब का जीवन काल अलग अलग है। जैसे कि मैं बात करें, आपके जो गली का कुत्ता होगा उसका जीवन काल अलग है, आपकी गली में आपके घर में बिल्ली वगैरह उसका जीवन काल अलग है। तो हर सजीव का जीवन काल अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये तो बात होगी जीवन अवधि के बारे में। अब क्या होता है कि जैसे कि बात करते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, आम का वृक्ष, इसका जीवन काल होता है 200 वर्ष का, और पीपल जो होता है उसका जीवन काल होता है 2000 वर्ष का, ये 2000 वर्ष। तो देखिए कोई भी सजीव हो उसका जीवन काल चाहे से लाखों वर्ष का हो, करोड़ों वर्ष का हो,
कितने भी वर्ष का हो, लेकिन क्या होता है उसकी मृत्यु फिक्स है। भाई हमने क्या पढ़ा था कक्षा 11th में, हमने पढ़ा था कि मृत्यु क्या है, एक अपरिहार्य, यानी कि एक ऐसा सत्य किसी सजीव का जिसे टाला नहीं जा सकता। यानी कि बात करें ये कि पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है वो तो मृत्यु को प्राप्त होगा, उसकी डेथ निश्चित है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तो यही होता है जीवन का कि कोई भी जो सजीव होता है उसके जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक जो मृत्यु है, यानी बात होती है प्राकृतिक मृत्यु की, यानी नेचुरली जो वो मरता है, तो वही क्या कहलाता है, उसका जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या था अपना, दूसरा पॉइंट ये था कि सजीव का जीवन काल चाहे से कितना भी हो, 200 वर्ष हो, 300 वर्ष हो, 400 वर्ष हो, ये क्या है, फिक्स है कि उसको मरना होगा। यानी किसी सजीव का मृत्यु निश्चित है। यानी कि अगर बात करूं मैं, तो मेरा जीवन काल कितना, अब मनुष्य हूं मैं, होमो सेपियंस, तो मेरा जीवन काल कितना होगा, 70 वर्ष मेरा अप्रोक्सीमेट जीवन काल है। ये मेरी प्राकृतिक मृत्यु से डिफाइन है। कैसे कि भैया मेरी प्राकृतिक मृत्यु क्या कहते हैं कि मैं 70 साल के अंदर औसतन मर जाऊंगा, इतना जीवन में जी पाऊंगा। ठीक है। तो अब 70 साल में जाकर मैं अगर प्राकृतिक मृत्यु होती है मेरी, नेचुरली होती है, यानी किसी दुर्घटनावश नहीं होती है, तो वह चीज क्या कहलाई जाएगी, मेरी जीवन अवधि। तो उस वर्ष जितनी या 70 वर्ष के बीच में जो भी मैंने जीवन जिया है वह सारा जीवन क्या हो जाएगा, जीवन अवधि कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या पढ़ लिया, जनन के बारे में समझ लिया, जनन क्या होता है, और जीवन अवधि के बारे में समझ लिया, और अपन ने क्या पढ़ लिया, जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है। चलिए अब एक और पॉइंट निकल के आता है आपके इसमें कि इसका मतलब ये हो गया कि भैया जो भी जन्म ले रहा है वो तो मरेगा ही सही, ये बात तो सही है, लेकिन क्या है इसके कुछ अपवाद हैं। ठीक है। जैसे कि बात करें एक कोशिकीय जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे कि बात करें अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये क्या होते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते। क्यों? क्योंकि इनका जो जीवन काल होता है, इनके जीवन काल में ये क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है। तो जनन किसके द्वारा करते हैं, द्विविभाजन विधि के द्वारा, द्विविभाजन जो विधि होती है उसके द्वारा जनन करते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि हो ये रहा है कि जब भी ये जनन करेंगे तो द्विविभाजन विधि के द्वारा करते हैं। जैसे कि ये अपना हो गया एक अमीबा हो गया, जब इसमें जनन होगा तो क्या होगा, इसका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ये इसका शरीर 2 हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है। इससे क्या हुआ, और इसमें जो जनन होता है इसमें क्या होता है, इसके जो गुणसूत्र होते हैं 2 इसकी संख्या भी समान बनी रहती है। अब गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, इस कारण क्या होता है, ये अपने जनक के समान ही व्यवहार करते हैं, अपने जनक के समान ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ कि भैया ये अमर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि मरे ही नहीं। देखिए क्या हुआ भाई, जैसे कि मनुष्य है ये तो मर जाता है, इसके बाद इसकी संतति करती है। भाई जैसे कि मैं हो गया, जैसे कि मैं रोनित, ये रोनित है। ठीक है। ये मैं हूं, मैंने जनन किया, रिप्रोडक्शन किया, तो मेरी संतति बनी, जैसे कि मेरी ये संतति बन गई। तो ये मेरे से थोड़ी बनी है, मैंने डिवाइड थोड़ी हुआ हूं, मेरा अस्तित्व थोड़ी है, मेरे के अंदर कुछ परिवर्तन थोड़ी हुई, ये मेरी संतति बन गई। अब आगे ये रिप्रोडक्शन करेगी, फिर संतति बनेगी, यानी कि एक टाइम पे मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, मैं तो मृत्यु हो जाएगी मेरी तो। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने द्विभाजन करा, इसका शरीर बढ़ गया दो हिस्सों में, और द्विभाजन के द्वारा इन्होंने क्या करा, एक संतति बना दी, अपने समान संतति उत्पन्न कर देता है। इस कारण क्या होता है, ये जीव अमर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका अस्तित्व तो है ना भाई, ये थोड़ी मरा है, इसने तो 2 संतति बना चुका है, लेकिन हमारी तो मृत्यु होती है, रोनित की तो मृत्यु हुई है इधर। इस प्रकार से क्या हुआ, ये क्या कहलाता है, जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं ये अमर कहलाते हैं, और इनके द्वारा जो संतति बनी होती है इन्हें क्लोन कहते हैं। क्यों क्लोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि क्या देखिए इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 2n होती है, इसमें भी कितनी होती है, 2n होती है, यानी कि जितने गुणसूत्र इसमें थे वो के वो इसी में, वो के वही इसी में है, यानी कि इसमें जितने भी लक्षण थे वो सारे के सारे लक्षण किसमें आ गए, एग्जिट किसमें आ गए, इसकी संतति में आ जाते हैं। जो भी अमीबा पैरामीशियम जो होते हैं ना एक कोशिकीय जीव, इनके द्वारा जो संतति बनती है उन्हें क्लोन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर थे वह सारे के सारे कैरेक्टर किसमें आ गए, इसकी संतति में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, क्योंकि जब इसमें द्विविभाजन होता है ना, तो इसमें क्या होता है, गुणसूत्र के अंदर विभाजन नहीं होता है। अगर इसमें गुणसूत्र विभाजन है
इसमें भी क्या आएंगे, 2n आएंगे। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता कि गुणसूत्र में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, समसूत्री विभाजन होता है। और समसूत्री विभाजन हम पढ़ने 11वीं क्लास में हमने पढ़ा होगा कि समसूत्री विभाजन जो होता है, यानी कि जो माइटोसिस होता है, उसके अंदर क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान रहती है। इस प्रकार से ये आपके टॉपिक हुए क्लियर। हमने पढ़ लिया जीवन अवधि के बारे में, जीवों में जनन के बारे में समझा। ठीक है, तो अब बात करेंगे अपन अपना जो अगला टॉपिक होने वाला है कि भैया जीवों में जनन क्यों आवश्यक है, यानी कि जनन क्या इंपॉर्टेंस निभाता है, क्या रोल प्ले करके जाता है जनन। देखिए, तो इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलिए, तो क्या रोल है, तो रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें तो प्रजाति निरंतरता। भाई जनन से सबसे जो मेन जो रीजन हुआ, जो फायदा होता है, इससे क्या होता है, प्रजाति में निरंतरता बनी रहती है, यानी कि कभी प्रजाति नष्ट नहीं होगी। अब देखिए, हम मनुष्य हम लगातार जनन कर रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे इन फ्यूचर ये होगा कि हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। तो जो भी जो सजीव होता है ये जनन करता है, उससे क्या फायदा है कि उसकी जो प्रजाति, यानी कि हमारी कौन सी प्रजाति होगी, हम क्या है, होमोसेपियंस। तो हमारी प्रजाति का अस्तित्व क्या होगा, लाखों करोड़ों वर्ष तक रहने वाला है, जब तक जनन चलेगा। अगर जनन हट जाए, यानी कि सजीव जनन करना बंद कर दे, तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो सबसे बड़ा फायदा है कि प्रजाति में क्या होता है, निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेकंड जो आता है कि भैया इससे क्या होता है, जीव विकास होता है। कैसे होता है भाई, देखिए बात कर रहे हैं, अब इसमें क्या आ जाएगा, लैंगिक जनन के ऊपर आ जाएगा टॉपिक ये, क्योंकि जनन में जो है ये लैंगिक जनन के ऊपर बहस है। जीव विकास भाई क्या होता है, जैसे कि मनुष्य में होता है लैंगिक जनन, तो लैंगिक जनन में आपने पढ़ा होगा कि भैया क्या होता है, पहला माइटोसिस होता है, उसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। और उस अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि जो संतति होता है उसमें क्या होते हैं, सिर्फ आधे गुणसूत्र किसके आते हैं, अपने पेरेंट्स के आते हैं, और आधे गुणसूत्र जो आते हैं वो किसके आते हैं, वातावरण से आते हैं। तो इस प्रकार की जो जनन के द्वारा जो होता है संतति बनती है, उसमें क्या होती है, विभिन्नता उत्पन्न होती है। और उन विभिन्नताओं के कारण क्या होता है, वो जो संतति होती है वो वातावरण में क्या होती है, अनुकूल हो जाती है। और उससे क्या होता है, उसको फायदा होता है कि वह बाहरी जो वातावरण होगा उसके अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेती है, अनुकूलित कर देती है। इससे क्या होता है, उसमें कुछ ऐसे लक्षणों का विकास हो जाता है जो उसको उस वातावरण में जीवित रहने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये किसके कारण हुआ, जनन के कारण हुआ कि उसका जीव विकास हो रहा है। भाई जैसे कि मैं बात करूं, मैं हो गया, अब क्या होगा इन फ्यूचर, ऐसी जनन के अंदर ऐसी घटनाएं आएंगी कि भैया जिनमें मैं सरवाइव नहीं कर पा रहा हूं, जिन परिस्थितियों में हो सकता है आने वाली जो मेरी पीढ़ी है वो सरवाइव कर जाए, या किसी भी सजीव की जो संतति होती है वो सरवाइव कर जाए। ये कब होगा, ये मेन बात हो रही है लैंगिक जनन के ऊपर, क्योंकि लैंगिक जनन के अंदर ही क्या होता है, विभिन्नताएं आती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, कुछ कैरेक्टर, कुछ जो लक्षण होंगे वो तो पेरेंट्स से आएंगे, कुछ बाहर वातावरण से आएंगे। ये दोनों प्रकार के लक्षण मिलकर उस सजीव को क्या करेंगे, उत्तरदायी बनाएंगे उस बाहरी वातावरण में जीवित रहने के लिए, अनुकूलित रहने के लिए। ठीक है, तीसरी जो हम बात करेंगे, तीसरी जो हमारी बात हो रही है कि भैया इससे बना रहता है पारिस्थितिकी साम्य, इससे बना रहता है पारिस्थितिकी साम्य। कैसे, देखिए बात करें भाई, देखिए जैसे कि बात कर रहे हैं भाई, देखिए जो भी सजीव होता है उस सजीव की क्या मृत्यु फिक्स है, मरेगा बिल्कुल, जैसे कि मैं हो गया, मरूंगा बिल्कुल। अब क्या होगा, अगर जनन नहीं हो, सोचो बात को, समझो बात को, अगर जनन नहीं होगा तो जनन नहीं होने से क्या होगा भाई, आज मैं हूं, जैसे कि मेरा नाम क्या है, रोनित है, मैं हूं, अब जनन बंद हो गया, मैंने जनन करा ही नहीं, तो इससे मेरी संतति आएगी क्या, तो अब मेरी जो जीन से जो मेरी प्रजाति है, आगे मेरा वंश चलेगा क्या, नहीं चलेगा भाई, यही मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर ऐसा होने लग जाए, जनन नहीं हो, तो एक प्रजाति जो होती है उसका तो हो गया ना, अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इससे क्या होगा, फिर पारिस्थितिकी साम्य बिगड़ जाएगा। भाई जैसे कि बात करें, अभी मुर्गियां हैं, अगर मुर्गियां रहेंगी नहीं तो फिर क्या होगा, खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन आ जाएगा।
खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन आ गया तो उनके जो है रिप्लेस कौन करेगा, इनकी जगह कौन लेगा, मुर्गियों की जगह। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि अभी मेरी मृत्यु होगी तो मेरा प्रतिस्थापन किसके द्वारा होगा, मेरी संतति के द्वारा। यानी कि जो योगदान में इकोसिस्टम में निभा रहा था, अब वो कौन निभाएगी, वो मेरी संतति निभाएगी। जो क्रियाएं मैं कर रहा था मेरे मरने के बाद, वो क्रियाएं कौन करेगी इकोसिस्टम में, वो मेरी संतति करेगी। इससे क्या बना रहता है, पारिस्थितिकी साम्य बना रहता है। जैसे कि बात करें, ये कोई इकोसिस्टम है, इस इकोसिस्टम में कितने थे, 10 लोग थे। अब अगर इन 10 लोगों पे कौन डिपेंड है, ये पूरा वातावरण डिपेंड है। अब ये 10 लोग ही मर जाएंगे तो क्या होगा, इससे इकोसिस्टम तो गड़बड़ा जाएगा, पारिस्थितिकी साम्य असंतुलित हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन क्या हुआ, 10 लोग मर गए, लेकिन ये वापस संतति के द्वारा 10 लोग उत्पन्न कर गए, तो फिर इन्होंने इसका स्थान ले लिया ना, तो इससे क्या होता है, पारिस्थितिकी साम्य बना रहता है। ठीक है, तो मेन रीजन क्या हो गया, अगला रीजन पारिस्थितिकी साम्य बना रहता है। किस प्रकार बना रहता है ये अपने देखा। चौथा जो है अपना भाई, इससे क्या होता है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जनन के दौरान। जैसे कि बात करें भाई, जैसे कि बात करें कुछ पशु होते हैं और कुछ फसल वगैरह होती है भाई। जैसे कि बात करें गेहूं हो गया, अपन क्या खाते हैं, गेहूं चावल वगैरह, ये सारी चीजें अपन साग सब्जियां खाते हैं। अब सोचो अगर पालकों में प्रजनन नहीं हो, बंद हो जाए प्रजनन, तो सब्जियां आएंगी क्या, फसलें आएंगी क्या, बिल्कुल नहीं आएंगी। एक टाइम पे क्या होगा, भुखमरी आ जाएगी बिल्कुल भाई। ना खाने को अनाज आएगा, ना खाने को चावल आएंगे, कुछ भी नहीं आएगा, तो क्या होगा, खाद्य श्रृंखला है जो खाद्य सुरक्षा असुरक्षित हो जाएगी। जैसे कि बात करें जो मांसाहारी जंतु होते हैं, अगर पशु जनन करना बंद कर दे, जैसे कि बात करें खरगोश में हो गया, जनन करना बंद हो गया, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, जो मांसाहारी थे उनके लिए खाद्य असुरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। तो जनन से क्या होता है, एक खाद्य सुरक्षा भी बनी रहती है। किस प्रकार बनी रहती है, समझिए एग्जाम्पल के द्वारा। हम मनुष्य शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। अगर पेड़ पौधों ने बंद कर दिया जनन करना, तो क्या होगा, हमको अवेलेबल होगा कि फूड, नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, खाद्य असुरक्षा बढ़ जाएगी। तो खाद्य सुरक्षा के लिए भी क्या होता है, जनन बहुत जरूरी थे। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे रिप्रोडक्शन के, जो अपने बड़े प्रजाति में निरंतरता होती है, जीव विकास भी होता है, पारिस्थितिक साम्य बना रहता है और खाद्य सुरक्षा होती है। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिर्फ इस बारे में। अगला अपना जो टॉपिक होगा ये होगा जीवों में जनन किस किस प्रकार से होता है। भाई कुछ जीवों में जनन लैंगिक होता है, कायिक जनन होता है। इसके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है।